आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसकी फ़िल्टर से, उसकी लेंस से। जब हमने देखा कि पाकिस्तान में और इंडिया में ये सूरत हाल बर्पा हुई और आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो आया, और हमने इस बात पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी की है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी किए हैं कि किस तरह इंडियन मीडिया वाज वेरी वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल और उन्होंने फ़ेक इन्फॉर्मेशन को एज़ ब्रेकिंग न्यूज़, एज़ अपडेट्स बॉम्बार्ड करना शुरू किया। पाकिस्तान में हमने कहा कि हम कदरे सुकून से थे, लेकिन यकीनन एक अलग एंगल था। स्पेस आपकी बंद हुई है, कई इलाके जो बॉर्डर के करीब थे वहाँ पे बमबारी की या ड्रोन्स के आने की इतलात आ रही थी, तो उसकी एक हैबत, उसका एक खौफ अपनी जगह था। लेकिन एक लम्हे के लिए मैं सोच रही थी कि ख़ास तौर पे वो लोग, मेरे अपने रिश्तेदार भी, मेरी अपनी बहन जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, उनके लिए ये कितना ट्रबलिंग टाइम था। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो देसी लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं, ये सिनेरियोज़ उनके सामने नहीं हैं, और यकायक उनके दो ममालिक अगर एक जंगी कैफियत में मुब्तला हैं और आपके प्यारे अपने मुल्क में रहते हैं, तो ये कितना बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। हम जनरली भी बात करेंगे कि जो दूर रहते हैं अपने घर वालों से, उनके लिए यकीनन मुश्किल होती है। ओवरसीज़ होना और आपके घर वाले, आपके प्यारों का एक अलग मुकाम पर होना हमेशा आपको तकलीफ़ देता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इफ्स, और हर खुशी के या गम के मौके पे आपको अपने घर वाले याद आते हैं। लेकिन बिलखुसूस ऐसी जंगी सूरत हाल हो तो उस वक्त आपका जहन किस तरह के इस्तराब से गुजर रहा होता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात आमना नवाज़ हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे साथ सैयदा अनम अली मौजूद हैं, हुज़ अगेन अ माइंड साइंसेस काउंसलर। थैंक यू सो मच अनम फॉर बीइंग हियर। अनम, सबसे पहले आप पर्सनल से हम शुरू करते हैं, बिकॉज आई नो योर ब्रदर इज़ ऑल्सो लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। जब ये ख़बर आनी शुरू हुई और दुनिया जंग के एक अलग रूप को जानती है, हमें नहीं पता होता कि जंग कब ख़त्म होगी। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, हमेशा एक ट्रेजिडी होती है। तो जब ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और जब अभी शुरुआत की बात करते, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की भी बात नहीं करते, क्या रिएक्शंस थे ऑफ रिलेटिव्स जो मुल्क से बाहर रहते हैं? आपने इतना अच्छा एक तो आज का टॉपिक रखा है, उसकी वजह यह है कि ये बहुत अभी रिसेंटली हुआ है हमारे साथ, तो हम इसको बहुत अच्छे से नरेट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई थी मुल्क में, उसमें थोड़ा सा जो लोग बाहर होते हैं उनको मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली अब अगर आप मुझसे ही पूछें तो मैं आपको रिसेंटली बताऊँ कि माई ब्रदर जो कि मुल्क से बाहर होता है, और उसने शायद दिन में हमें इतनी दफ़ा कॉल्स कर दी कि शायद हम पाकिस्तान में रहते हुए, लिविंग इन कराची, सिचुएशन हम देख भी रहे थे, हम सिद्रा इतने परेशान नहीं थे, हम फिर भी चलते, क्योंकि हमें मालूम था कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया में बताई जा रही है, जैसे आपने भी कहा, वो फॉल्स है। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी जितनी पिक्चर में दिखाई जा रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए उस चीज़ को समझना, प्लस हमें उन लोगों को या उन तमाम रिश्तेदारों को कंसोल करना, उनको रिलैक्स करना, एक्टिव लिसनिंग ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो मैंने खुद सदरा प्रैक्टिस की कि जो वो समझ रहे हैं, जो दिमाग में उनके इमोशंस आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक मेरे मामू कनाडा से फ़ोन करके हमें सलाह दे रहे हैं कि तुम ना पानी सिदरा ख़रीद के ले आओ, ऐसा ना हो पानी कम हो जाए। तो ड्रिंकिंग वाटर पे उन्होंने मुझे फ़ौरन एक लेक्चर दे दिया। फिर मेरी खाला का फ़ोन आया कि बात सुनो, मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं तो अम्मी की मेडिसिन ले लेना। तो मैंने एक मीम देखी एंड आई वाज लाफिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इतनी पैनिक बाइंग नहीं की थी, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए सोच रही थी कि उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जंग तो सीज फायर पे चली गई है, जो 1 लाख रुपए का सामान ले लिया है क्या करना जंग की तैयारी के लिए, उसका क्या करना है? ऐसे छोटी सी बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं वॉक करती हूँ, तो मैं वॉक कर रही थी और यही सिचुएशन चल रही थी, तो मेरे भाई ने कॉल की और जब उसको पता चला कि मैं वॉक पर हूँ तो उसने फिर अगैन मेरे नंबर पर कॉल किया। वो एक्चुअली बहुत परेशान हो गया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ तो ड्रोन गिर रहे हैं और तुम वॉक कर रही हो, फ़ौरन घर जाओ। तो आई एम लाइक कि नहीं, अच्छा उससे हुआ ये कि मैंने उसको अपने तौर से काफ़ी समझा दिया और उसको रिलैक्स कर दिया कि नहीं, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं। बट वही आप वाली बात कि थोड़ी देर के बाद सदरा 2-3 राउंड के बाद मैंने भी सोचा कि यार ऐसा तो नहीं कि अच्छा वो सीड कर देते हैं खामखा थॉट, जैसे एक एक्सपेक्टेशन या तवक्को भी होती है कि ख़ास अंदाज में शायद आपको रिएक्ट करना है। जैसे मेरी अम्मी ख़रीदारी के लिए बाहर निकली हुई थी, तो खाला का फ़ोन आया, तुम कहाँ हो यहाँ पर? मैंने कहा भाई आलू टिंडे खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा जंग हो रही है और तुम आलू टिंडे खरीद रहे हो। तो यानी उनको भी बेचारों को समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि जब ये पैनिक वाली कॉल्स आती हैं और कुछ लोग वल्नरेबल भी हो जाते हैं, तो क्या आपके घर में या आपके इर्द गिर्द आपने ये कॉन्वर्सेशन देखी कि भाई सब इतने परेशान हैं, कुछ खरीदारी कर लो, प्रेशर आया कि ये कर लो,
फुल प्रेशर आया, लेकिन फिर मुझे अगेन ऐसा लगता है सिद्रा कि शायद अब मैं इसको आई डोंट नो पॉजिटिवली लूँ या कैसे लूँ कि शायद कराची में ना लोग अब इतने इम्यून हो चुके हैं कि शायद इतना ज़्यादा एटीट्यूड जो होगा वो देखा जाएगा। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनको कहा जा रहा था और वो बेचारे परेशानी में निकले भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे तो हमारी तरफ ऐसा सीन था कि जो होगा देखा जाएगा, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जबकि वो सारे लोग इंक्लूडिंग माई ब्रदर एंड नो और बहुत सारे रिलेटिव्स वो वाकई में बहुत परेशान थे। और ऐसे में एक और चीज़ भी बताऊंगी कि जो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स होते हैं, मुझे तो सिद्रा इतनी इन्फॉर्मेशन जो मीडिया से नहीं मिल रही थी उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से मिल रही थी। मैं अपनी बहन को कह रही थी जो कि लंदन में होती हैं कि भाई हमारा टाइम का डिफरेंस हो, कभी ऐसा ना हो कि मैं सो रही हूँ और पीछे से हमला हो जाए, जो कि इंडिया की भरपूर रात के वक्त उन्होंने जो समा बांधा हुआ था। तो मेरी अम्मी ने खाला को कहा था कि अच्छा दिन के तो मैं सारी तुम्हें अपडेट्स दे दियो करूँगी, रात को जब तुम्हारे यहाँ दिन है तो अगर तुम्हारे पास कोई अपडेट आए तो तुम हमें फौरन कॉल करके बता देना। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बहुत एक्टिव वॉच डॉग्स बने हुए थे ना। एग्जैक्टली। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हम उनको वो पिक्चर एक्चुअली में वो तो वही देख रहे हैं ना जो उनको मीडिया ओवरऑल बता रहा है। प्लस फिर एक चीज़ और भी होती है सदा, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो वाले इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स हमारे या वो सारे पुराने इमोशनल ट्रॉमा जो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ ने जनरेशन टू जनरेशन देखे होते हैं कम या ज़्यादा, वो भी बहुत बार ऐसे सिनेरियो में एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज़ सो ट्रू। देखें कई लोगों को आप भी जानते होंगे जिन्होंने 90 की दहाई में गल्फ वॉर को एक्सपीरियंस किया। आई नो ऑफ फैमिलीज़ जो उस सिनेरियो से निकल कर आई हैं। तो अगेन देयर इज़ नो नोइंग कि एस्केलेशन किस हद तक बढ़ेगी, सिनेरियो क्या बनेगा। तो ये कंसर्न्स, ये वरीज़ बहुत रियल हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे और अपनी इमेजिनेशन पे काबू रखना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और तवक्कुल जो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने का वक्त ऐसी चीज़ों में आता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड नॉट जस्ट इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन आम दिनों में भी जब खुशी गम कोई भी सेलिब्रेशंस का मौका होता है, यकीनन आपको अपने प्यारे याद आते हैं। अगर आपके वालिदैन आपसे दूर रहते हैं एंड दे नेवर एबल टू सी योर हाउस, all of these things are very very important. प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल सिद्दीकी, इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया आदिल मौजूद होने का। आदिल, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? मैं सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस पहले पूछ रही हूँ कि जो लोग आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में मुकीम नहीं थे और अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे पाकिस्तान की तरफ से ख़बरें सुन रहे थे, इंडिया की फॉल्स इन्फॉर्मेशन सुन रहे थे, क्या रिएक्शंस आ रहे थे? बहुत परेशान थे। हाँ। मेरे बल्कि काफ़ी सारे दोस्त बाहर रहते हैं और उनकी फैमिलीज़ यहीं पर रहती हैं, तो दे वर वेरी अफ्रेड कि ऐसा वाकई में तो नहीं हो गया कि कराची में हमला हो गया। और वो बहुत सारी अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब रूफ टॉप्स पे जाके वो ड्रोन्स की भी पिक्चर्स ले रहे थे और इस तरह की भी आ रही थी। तो वो अगर मिक्स हो फेक न्यूज़ के साथ तो फिर ऑब्वियसली ऐसा लगता है। जो बाहर के लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती है और उनको क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होती, तो दे जंप टू कंक्लूजन्स, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एंजाइटी होती है। बहुत सारे लोग अपने क्योंकि बहुत सारे लोग के पेरेंट्स एजिंग हैं और वो सब है, तो उनको यही ख्याल आता है कि अगर बिलफर्ज कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसा वाक़या हो जाए नागवार, तो फिर उनको लेकर कौन जाएगा। अच्छा, अम्मियों का जैसे जो टिपिकल होता है ना, पुराने सारे खौफ भी एक्टिवेट हो जाते हैं, या घरों में जो पेंडिंग इन्फॉर्मेशन हो, कहा था ना जाके लॉकर चेक कर लो, कहा था ना इतनी चीज़ें ये होनी चाहिए, कहा था ये काम अभी मत खोलो, या फॉर एग्जांपल इफ सम अदर थिंग वाज हैपनिंग, आपने अपने इर्द ये इन्फॉर्मेशन देखी? बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देखी। और ऐसे में अगेन मैं सदरा कहूँगी कि जो ओपन कॉन्वर्सेशंस है ना, वो इसमें बहुत ही ऐसे वाले टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो सामने से हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे कर लेना, लग रहा था कि जंग हो जाएगी, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ। और बहुत दफ़ा तो हम इसको मजाक में ऐसे भी रह रहे थे कि ओ पासपोर्ट तुमने रिन्यू क्यों नहीं कराया हुआ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता था। तो अब ऐसे में उनको भी कम्युनिकेट कर देना जो कुछ उनके अंदर के, मैंने वही वाली बात की कि कुछ सप्रेस इमोशंस उनके भी हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और होते हैं ऐसी सिचुएशन में, और फिर अपनी तरफ से भी उनको ये इत्मीनान दिलाना कि इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चीज़ें किसी हद तक बेहतर हैं। अच्छा, ये पैनिक को लेकिन समझे कैसे? एंड आई थिंक मेन हैड अ वेरी स्पेशल रोल। मैंने देखा कि घर में, क्योंकि अक्सर ख़वातीन एट द रिसीविंग एंड हैं, अगर तो कोई खातून खाना है आदिल और उसका बाहर इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, वही चाइनीज़ विस्पर की तरह टेलीफोन अपने ही रिश्तेदारों से हो रहा है, तो व्हाट इज़ अ मैन्स रोल? हाउ टू सूट डाउन अ पर्सन हु इज़ पैनिकिंग? आई एम श्योर यू हैव हैड दीज कन्वर्सेशंस। बेसिकली जैसे कि हमारी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में, कि क्लैरिटी होना, और ख़ास तौर पे ख़बरों की जो कंजम्पशन है उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज़ फ़ेक है, क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के भी
इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जो फेक होते हैं, आपके पास डिफरेंट ऐसे पेजेस हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं। तो हर चीज़ पे बिलीव ना करना, उसको रीचेक करना ये बहुत ज़रूरी है। Isn't that difficult for people who have always believed in news? मुझे लगता है कि एक वो जनरेशन जो पाकिस्तान में एजिंग जनरेशन है, उनको भी शायद अंदाज़ा होता था कि सेंसरशिप है, न्यूज़ क्रिएट या नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी जब 9 बजे का ख़बरनामा देखते थे या सुबह की हेडलाइंस देखते थे, वी हैड बेटर चेक्स। फॉल्स इन्फॉर्मेशन की पेनिट्रेशन वैसे नहीं थी जो आज काफ़ी रियलिस्टिक दिखने वाली चीज़ें होती हैं कि अगर एक न्यूज़ का सेट लगा हुआ ही होगा, ऑलमोस्ट उसी के जैसा लोगो या नाम बना के कर लिया। तो हाउ आर यू सीइंग द ओल्डर पीपल रिएक्ट आदिल? वो वाकई में क्योंकि एक ऐसी जनरेशन है जहाँ पे सिर्फ तस्दीक की हुई ही न्यूज़ दिखाई जाती थी या पढ़ी जाती थी, आपको पता है या तो होती नहीं थी, देयर वुड बी एन ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या वरना दी जाती थी तो तस्दीक दी हुई हुई। तो जो अब वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। तो बहुत सारे जो हमारी ओल्डर जनरेशन है वो इस चीज़ से सफ़र करती है, और ख़ास तौर पे विद AI जनरेटेड इमेजेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली। अच्छा, बहुत मुश्किल है किसी सेट मैच्योर एज के बंदे को ये बताना कि देखें आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। आज सुबह की मैंने खबर ये देखी कि फ्रेंच कई जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो अब इस बात की खोज लगा रहे हैं, उसकी एक इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि उसका कि जो इंडिया ने पहलगाम वाक़ये के बाद जो पिक्चर्स थी, क्या वो AI जनरेटेड थी, क्या वो डॉक्टर्ड इमेजेस थी, क्योंकि उसमें प्रोपोर्शंस की बात की जा रही है कि पीछे खड़े हुए लोग या जो विक्टिम दिखाया जा रहा है उसकी अगर आप डिटेल्स की तरफ जाएं कि उसके हाथ कैसे दिखते हैं, उसकी नाक कैसे दिखती है एट्सेट्रा, तो वहाँ आपको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनम, माई की क्वेश्चन वुड बी कि किसी को, और ख़ास तौर पर आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओल्डर पीपल, इवन यंगर पीपल, हाउ डू यू टेल देम कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है? सिद्रा, उसकी सबसे आसान चीज़ ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसका एडवांटेज हम और आप ऐसे ले सकते हैं कि जितना हम चीज़ों को एजुकेट करते हैं, अपने लिए भी अवेयरनेस लेते हैं, और उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अक्सर वेस्ट में भी देखते हैं ना कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो फिर बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्क्स के थ्रू इतनी एक सेफ स्पेस बनाते हैं जिसमें वो लोग जो कि थोड़ी ओल्डर जनरेशन के हैं और वो लोग जो थोड़े हमारी जनरेशन के लोग हैं, बैठ के बात करना, इस चीज़ की अवेयरनेस को बार बार रूटीन का हिस्सा बनाना। जैसे आई लाइक द फैक्ट दैट BBC हैज़ कम अप विद अ डिजिटल लाइन कॉल्ड BBC वेरीफाई, कि वहाँ पे सिर्फ फैक्ट चेक मुस्तनद ख़बरें, कि सिर्फ ये नहीं कि अच्छा जी एक इमेज आया है, फ़लाने शख्स ने पुश किया है या 4 जगह कोट हुआ। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि भारत ने, हो सकता है क्योंकि वो खुद इस प्रोपेगेंडा को या लाइक माइंडेड चीज़ें समझ रहे थे, दे हैव ऑल्सो क्लेम्ड कि वो जो पाकिस्तान से रिलेटेड उन्होंने पहले ख़बरें दी वो उनके इदारे की तरफ से नहीं आई थी, बल्कि ये चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया या ऑनलाइन से ली थी। तो अदर आई थिंक वेरिफिकेशन का रोल बढ़ जाता है। बट लेट्स कम बैक टू द ह्यूमन इमोशन इटसेल्फ, जंग के बियॉन्ड कितना अरसा आपको लगता है, लुकिंग एट योर फ्रेंड्स, कि कोई शख्स पाकिस्तान से अपरूट होके अपना बचपन यहाँ गुजारा है, जवानी का एक पोर्शन यहाँ पे गुजारा है, और उसके बाद वो दूसरे मुल्क जा रहा है, उसको वहाँ पे सेटल होने में कितना वक्त लगता है? अगर हम बात करें कि अपनी रूट से कट ऑफ होने में, तो वो तो 1 से 2 जनरेशन्स लग जाती हैं। बल्कि इनफैक्ट जब मैं ख़ुद बाहर रह रहा था तो मैं ये देखता था वहाँ पे लोग जो हैं, जो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानीज़ हैं, उनके घर में हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ही चल रहे होते थे, और मतलब आज भी चलते हैं, और वो ऐसे नहीं चलते जैसे हमारे यहाँ चलते हैं, वो खुला हुआ होता है टीवी, और वो सारे काम हो रहे होते हैं। It's like a light bulb that बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। और आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद बाहर रहा हूँ, आपको जो खाना है, जो लोग हैं, जो यहाँ की बैठक है, वो आप बिल्कुल रूट से नहीं आप निकाल सकते। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम छुट्टी पे जाते हैं तो उस टाइम तो हम अपने आप को ब्रेक देते हैं। यानी आपका एक टूरिस्ट माइंडसेट अलग होता है कि यार मैं यहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आई हूँ या 1 महीने की छुट्टी गुजारने आई हूँ। शुरू में तो आप देसी खाना भी नहीं चाहते, शुरू में आप कुछ देसी नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आई एम श्योर अनम के जो लोग मूव होते होंगे शुरू में उनका भी शायद ये एटीट्यूड होता है, आई डोंट वांट टू हैव देसी। और फिर अल्टीमेटली वही वाली बात, जैसे अभी आदिल ने कही कि फिर वो वापस से अपने ही पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी खाने पे आ जाते हैं। आई थिंक अच्छा, खाने के अलावा भी मुझे लगता है शुरू में जाके कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं लगाता, कहता है कि अच्छा जी अभी आई जाएगी ना, इंटरनेट से पता चल जाएगा। फिर वो वाली जो फीलिंग कि नहीं यार कानों में उर्दू पढ़नी चाहिए या पता होना चाहिए, वो थोड़ी देर से बाद आती है। पर ये ह्यूमन इमोशन है
करना सदरा कि हम वापस से जाते हैं, पलटते तो हैं ना अपनी जनरेशन में या अपनी रूट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा सदरा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम आज के दिन को आई एम श्योर आपने टॉपिक भी इस हिसाब से रखा है, इंटरनेशनल फैमिली डे है, हर साल उनकी एक थीम होती है और इस दफ़ा की जो उनकी थीम है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को जनरेट किया जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करेंगी और जिसमें फैमिलीज़, ऐसी ही फैमिलीज़ जो कि लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में हैं, जहाँ पर ट्रॉमा भी है, जहाँ पर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि टाइम का डिफरेंस भी आ रहा है, जहाँ ओपन कॉन्वर्सेशंस हो नहीं पा रही, ऐसे में क्या करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत तुमने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और ख़ास तौर पे उनके लिए। देखें अभी तक हम अस्यूम करके चल रहे हैं कि कोई सीधे रास्ते वहाँ पे पहुँचा है, फिर टाइम और उसका यानी ये खुशी तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन लिया गया। कई दफ़ा हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आई मीन देयर मिलियंस ऑफ पीपल जो वो डंकी लगा के दूसरे मुल्क जाते हैं, तो कंटेनर्स में आपको ये भी नहीं पता होता कि आप कहाँ पहुँचेंगे, किन हालात में पहुँचेंगे। देन देयर आर पीपल जो साल से वेट कर रहे होते हैं, उनका अगर कोई असाइलम सीकर है तो वो अपने बच्चों को या फैमिली को बुला नहीं पाता, पेरेंट्स से मिले हुए अरसा गुजर जाता है, यानी जब जाते हैं तो पेरेंट्स इतने ज़ईफ़ नहीं होते और जब मिलने के लिए आते हैं तो फिर यू रियलाइज़ कि हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड। ऐसे लोगों के लिए आदिल क्या कहोगे? क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट मैं अफ़गानिस्तान के बारे में कभी सोचती हूँ कि ये जब दोबारा तालिबान हुकूमत आई और जो मनाजिर हमने देखे थे कि पीपल वर ट्राइंग टू इवन कैच ऑन टू अ फ्लाइंग प्लेन कि बस वहाँ से निकलना है। और मेरी अपने दोस्त हैं, मैं जिनको जानती हूँ, जो अगर एक फैमिली एक एयरपोर्ट पे पहुँची, काबुल एयरपोर्ट पे पहुँची, उस वक्त जिसको जो फ़्लाइट में जो सीट मिल रही थी, ये भी नहीं पूछा कि ये फ़्लाइट कहाँ जा रही है, जस्ट सैट एंड लेफ्ट। तो ऐसे लोगों का क्या स्टेट ऑफ माइंड होता होगा? मेरे ख्याल से इसमें ये है, इसको जब मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो हमारे यहाँ ना एक सेंस बेचा जाता है बाहर का, एक मंजर कशी होती है बाहर की कि कैसी ज़िंदगी होगी और क्या आज़ादी होगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ादी ख्याल किसी रखने का, कोई आइडिया की भी आज़ादी होती है। मतलब कुछ लोग शायद अपने बहुत, हमारे यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ट्राइबल कल्चर है, तो आपके अपने अरमान भी दब जाते हैं, तो इस तरह के अरमान बेचे जाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं वो आपको ऐसी मंजर कशी करते हैं कि बाहर बहुत कुछ अच्छा है, फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ें। बट वंस यू गो अब्रॉड आपको समझ में आता है कि हर चीज़ चैलेंज हो रही होती है, आपके आइडियाज़ भी चैलेंज हो रहे होते हैं, आपकी आइडेंटिटी भी चैलेंज हो रही होती है। और मतलब और अब उस चीज़ को पहले तो समझने में टाइम लगता है, फिर उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। उसमें बैक होम क्या हो रहा है, जैसे कि आप बोल रही हैं कि आपके पेरेंट्स भी एज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मेरे दोस्त जैसे कि अब्रॉड रह रहे हैं, वन ऑफ देयर वर्स्ट फियर्स है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए हमारे पीछे, और वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो 1-2 दिन से पहले नहीं और कई लोगों को मैंने देखा है, ये जब शॉक लगता है ना तो वो एकदम से रैंडम इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं। लाइक द फर्स्ट टाइम यू फाइंड आउट, खुदा ना खासा अल्लाह मियां किसी को उस मुश्किल में ना डाले कि आप एक पुरसुकून तो नहीं, एक आप स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, एंड यू फाइंड आउट कि घर में कुछ हो गया है। तो वो जो जिस कर्ब से आप उस 15 घंटे की फ़्लाइट में गुजरते हैं ना, उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं यार मुझे करीब आना है। तो बहुत सारे लोग GCC मूव होने की कोशिश करते हैं या वापस आने की कोशिश करते हैं। एंड हम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और उसी में देखिए जितना फिर वही वाली बात आ गई कि इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये वाली सिचुएशन आए उससे पहले हम अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस रखें, यानी कहीं ना कहीं पेशेंस, इसमें मुझे लगता है सिद्रा जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, इसमें वो लोग या वो फैमिलीज़ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऐसे में पेशेंस, अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को, ये हमें पहले से प्रैक्टिस में आना चाहिए, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कोई ऐसा इकदाम ना लें। उसकी वजह ये सिद्रा कि मैंने तो इसको देखा भी है और इवन अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों में इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि वो जज्बात में आके, क्योंकि अब्बू का इंतकाल हुआ या किसी के तबीयत ख़राब हुई, आप जी सारा कुछ छोड़ छाड़ के फैमिली को लेके आ गए, और उसके बाद हुआ ये कि थोड़े ही टाइम के बाद एक वो एंजाइटी जो शायद वहाँ नहीं थी, एक स्टेबल लाइफ थी, वो आपको यहाँ पर अच्छा दिस इज एग्जैक्टली लाइक जो अभी हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हाइटेंड इमोशंस, एग्जैक्टली बाहर वाले मेरे ख्याल में शायद ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो इतनी इमोशनल डिसेबिलिटी दिखाएं। वेरी ट्रू, क्योंकि उसकी वजह ये सिद्रा कि एक फिर आदत भी हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं हम एक पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। मुझे बड़ा एक बड़ा अफसोस होता है आदिल, एंड दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू यू बिकॉज यू हैव यंग चिल्ड्रन एज वेल। आप एक अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश में, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इशारा किया कि फ्रीडम के लिए, ईज़ के लिए, सिस्टम्स की मैच्योरिटी के लिए, आप कहते हैं यार मैं जाके ना, मुझे यहाँ के सिस्टम से रोज़ाना लॉगर हेड्स पे नहीं होना, मुझे अच्छी सुकून की ज़िंदगी चाहिए। आप वहाँ चले गए, थोड़े ही दिनों बाद आप वहाँ के सिस्टम्स के फ्लॉज जब देखते हैं और आपको पलट के पिछली राहतें याद आती हैं कि यार अपने मुल्क में तो ये भी आसानी थी, ये कल्चर भी था, आई वॉज नॉट अलोन रेजिंग माई किड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
फिर आप उन बच्चों को जिनकी शायद पैदाइश उसी माहौल उसी मुल्क में हुई है उनको अपरूट करते हैं और वापस लेके आते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम वी फेस जब हम देखते हैं कि बच्चियां जवान हो रही हैं या मीरपुर से जो लोग गए तो आपको नज़र आता है कि यार मेरा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, मेरे बच्चे तो इनके रंग में ढलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी ज़्यादती है जब आप उनको अपरूट करके वापस लाते हैं और उनसे तवक्कुआत ये हाई कर लेते हैं कि बच्चा फर उर्दू भी बोले, उसको यहाँ की तहज़ीब भी पता हो, वो सारे यहाँ के मैनर्स भी जानता हो। बड़ी अच्छी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि इमिग्रेशन की एक कॉस्ट होती है। अगेन लिंकिंग इट बैक टू द पॉइंट जो हम अर्लियर ऑन कह रहे थे कि क्या वो जो बच्चों से तवक्कुआत हैं आपकी, जिनको आपने उसी माहौल में उन्होंने आँख खोली है, स्कूलिंग उनकी वहाँ हुई है, आप उनसे एक अजीब सी स्पेस में होते हैं वे यू वांट देम टू रिटेन द गुड ऑफ दिस कल्चर एंड यू वांट देम टू अडॉप्ट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द अदर कल्चर। ये मुझे लगता है कि बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी भी है। अदिल, क्या सोचते हो तुम इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग इमिग्रेशन को सिर्फ बेनिफिट के उसमें देखते हैं, कॉस्ट के हवाले से नहीं देखते। तो इमिग्रेशन की एक कॉस्ट है, जैसे कि हमने बात की है कि आप अपने रिश्तेदार, पेरेंट्स सबको छोड़ के जा रहे हैं, जो भी वो फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई डिफरेंट है, वहाँ के आइडियाज़ डिफरेंट हैं, और अगर आपके बच्चे वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर दे वांट टू गेट मैरिड इन डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट एथनिसिटीज़, तो फिर यू हैव टू बी ओपन टू दैट आइडिया। अच्छा, यहाँ पे एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है ना हमारी, क्योंकि होमोजेनस सोसाइटी है। बिल्कुल। हम यहाँ बैठ के ये बात करते हैं कि जी बहैसियत एक मुसलमान हम नॉन मुस्लिम से बेहतर हैं, एक जनरल हमारा एक एटीट्यूड है। आप सडनली एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ लोगों को लेके जाते हैं, जब घर में आप अपने बच्चे की तरबियत करने की कोशिश भी करेंगे ना कि आप मुनफरद हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप फिर मुश्किल सवालों के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसने बैठना उठना है अपने दोस्तों, और वो लेंस नहीं लगा सकता आपकी तरह कि यार ये हमसे कमतर हैं या ये हमसे बरतर है। अनम, कैसे नेविगेट करें स्पेस को पेरेंट्स? सिद्रा, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि हम तैयार नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद उन जवाबात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, अभी अगर हम बात करें जो इमोशनल ट्रॉमा है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा हम कहते हैं कि आप शैडो वर्क करें तो आपके पीछे से कहीं आ रहा है जनरेशन से। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन मैं देखूं आज के जनरेशन को देखते हुए, तो आप तो बच्चों को खुद एक ट्रॉमा में डाल रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर या उनके जो सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। एक बिहेवियर जब बच्चे को आपने दे दिया, वेस्ट में आप उसको उसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो डिफरेंट कल्चर के साथ सिंपल सी चीज़ कि आपकी बेतकल्लुफ़ी है, वो अपने दोस्तों को देखता है कि उसके दोस्त अपने वालिदैन से डेटिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, पैसे के बारे में भी बात कर सकते हैं, उनके घरों में ये नॉर्म है कि 20-21 साल का लड़का या लड़की हुई वो अलग जाके रह रहे हैं, एंड सडनली दे स्टार्ट फीलिंग स्टाइफल्ड। और बजाय इसके कि आप उनसे बात करें, कई जगह पे एक नी जर्क रिएक्शन आता है कि ये बिगड़ रहे हैं और ठप करके इनको उठाया और लेके वापस। और ये चीज़ उन बच्चों को उस वक्त तक तो उनके लिए कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन नहीं होती, लेकिन मैंने तो सिद्रा ये बहुत बार देखा, इवन मेरे अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स बच्चे रहे हैं जब वो पाकिस्तान आए हैं तो उनका तो ओनली ट्रॉमा वॉज या ओनली ट्रॉमा इज़ कि हम पाकिस्तान क्यों आ गए, बिकॉज हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, क्योंकि शुरू से जो उन्होंने एक रूटीन देखा था उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर वही वाली बात सिद्रा जो अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट आपने वो रेज़ किया था, दैट इज़ कि हमें पाकिस्तान में हर तरह का फ्रीडम है। वेस्ट में अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फ्रीडम आपके पास नहीं होता है। जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो वो बच्चे जो वहाँ पे जिनका ब्रॉटअप हो गया है, अगेन जैसे आदिल ने बात कही थी, उनका एक डिफरेंट तरीके से माइंडसेट बन चुका हुआ होता है। पेरेंट्स को अगर मैं पॉलिसी पॉइंट पे भी लेके जाऊँ ना अनम, तो मैंने कनाडा जाके, कनाडा में बड़ी बात होती है बिकॉज वहाँ पे बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। मैंने सारी पॉलिसी को देखा और हमने उनको ये फीडबैक भी दी कि आपकी पॉलिसीज़ वन वे हैं। आप चाहते हैं कि कोई इमिग्रेंट जब आपके मुल्क में पहुंचा है तो आपके सिस्टम में, आपके कल्चर में वो जम हो जाए, लेकिन क्या आप ये भूल जाते हैं कि आने वाला भी अपना कल्चर, अपने नज़रियात लेके आ रहा है। तो क्या आपके माशरे में इतनी लचक मौजूद है कि आप उसको भी स्पेस दे सकें? ठीक है, ये तवक्को करना कि जी आप हमारी रियासत में आए, यू वांट टू बी अ कनेडियन और यू वांट टू बी अ ब्रिटिश और यू वांट टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, सही बात है। आपको शायद इस आने वाले शख्स को ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल जो कल्चर आप तश्कील देना चाह रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि भाई इंडिया से भी लोग आ जाएं, बांग्लादेश से भी आ जाएं, पाकिस्तान से भी आ जाएं, तो कुछ ना कुछ स्पेस तो इनके कल्चर के लिए भी बनानी पड़ेगी ना। मेरे ख्याल से वो देते भी तो हैं, मस्जिदें बनाने की इजाज़त है, गुरुद्वारे बनाने की इजाज़त है, उनके पास एक सेंस ऑफ कम्युनिटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इशू ये भी है कि हम लोग उस तरह से सेंस ऑफ कम्युनिटीज़ डेवलप नहीं कर पाए, तभी इतनी डिसोसिएशन है लोगों की कि वो उठ के चले भी जाते हैं। अगर आप ये देखें कि आज इंडिया का अगर
अच्छा टाइम आ गया तो बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, रिवर्स इमिग्रेशन भी हो रही है। तो आपको कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी अपने हमसाए मुल्कों से भी पिक करना चाहिए, दूसरे मुल्कों से, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने मुल्क में इंटीग्रेट करें जिससे हमारी जो यूथ है वो ना जाए। और मैं बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, नहीं जाना चाहते। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी एक पोस्ट देखी थी लिंक्डइन में, एंड ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर यंग पेरेंट आप अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देना चाहते हैं। आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली योर पोस्ट वाज अबाउट हाउ यू गॉट फीडबैक फॉर योर चाइल्ड कि ये उर्दू ज़्यादा बोल रहे हैं। जी, ये वो है। ज़रा मुझे बताएं उस पर आपका एज अ पेरेंट क्या रद्द अमल था। और मैं समझ सकती हूँ बिकॉज हम सारे ही ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ हमारे टीचर्स को शायद ये लगता था कि इस यंग एज में अंग्रेज़ी सिखा दो, उर्दू तो ये सीख ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, आजकल जिस तरह के, अब हमारे वक्त में इतना ज़्यादा मीडिया का एक्सपोजर नहीं था, हमारे बच्चे बाइलिंगुअल बड़े हो रहे थे, तो उसकी वजह से ये इशू हो रहा था कि स्पीच डिले हो रहा था। तो हमने एक स्पीच थेरेपिस्ट से जैसे कंसल्ट किया, तो मैं बोला आप सिंगल लैंग्वेज पे चले जाएं तो उससे ज़रा उसकी स्पीच बेहतर हो जाएगी। तो हमने सिर्फ इंग्लिश को कर लिया, जाने अनजाने में। नए पेरेंट्स से फर्स्ट चाइल्ड था तो हमने किया, अब उस वही फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड में भी वही चीज़ आई। अब हमें रियलाइज़ होना शुरू हुआ, क्योंकि वी आर एन उर्दू स्पीकिंग फैमिली, तो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को उर्दू ही नहीं बोलनी आती। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अरसे बाहर रहा है, वो यहीं रहता है हमारे साथ ही। सारे बच्चे एक ही उसमें घर में बड़े हो रहे हैं, कोई ये भी नहीं है कि कहीं बाहर बड़ा जा रहे हैं। एक आपने इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आदिल की है, व्हाट आई नोटिस इन माय निबलिंग्स एज वेल, ये बच्चे एक सेंस डेवलप कर लेते हैं कि अपने दिल की बात या अपनी जो एक्साइटेड बात है वो आके अंग्रेजी में बयान करेंगे, क्योंकि स्कूल में वही बोल रहे हैं, टीचर से वही बोल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक स्विच अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है तो उर्दू में करनी है, और घर की डोमेस्टिक हेल्प से बात करनी है तो उर्दू में करनी, क्योंकि वो नहीं कम्युनिकेट कर सकती ना इंग्लिश में, वो जवाब नहीं देंगी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे वो 80% इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो उसका वर्ल्ड व्यू इंग्लिश में ही होगा। वो सोचेगा भी इंग्लिश में और वो लिखेगा भी इंग्लिश में। तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लमैटिक लगी, तो मैंने उर्दू की एक टीचर भी हायर की है, उनको भी मैं ज़रा फोर्स करना चाह रहा था कि कर ले, लेकिन ऑब्वियसली टीचर अपने डोमेन में काम करिए, वो भी बेहतर ही चाहती है बच्चे के लिए, उसके दिमाग में, उसके वर्ल्ड व्यू में। ये बाय द वे ये जो फॉरेन ओवरसीज़ में लोग रहते हैं उनका भी बड़ा पेन पॉइंट है। वो जो मैं आपको बात करी थी ना कि उर्दू के ड्रामे क्यों लगने शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चा अंग्रेजी बोल रहा होता है, उसको उसकी वोकैबुलरी नहीं होती, उसको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। अनम, ये ओवरसीज़ रहने वाले लोगों की ये ख्वाहिश कि हमारा बच्चा परफेक्ट पाकिस्तानी भी हो, ये थोड़ा फार फेच्ड है आपके ख्याल? बिल्कुल है, और उसमें मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का काम है, या जो केयर गिवर्स हैं, जो साथ में लोग रहते हैं, कि या तो फिर आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि वो बिल्कुल बैलेंस हो। आप जिस जगह रह रहे हैं थोड़ा सा वहाँ का भी ऐसा नहीं हो सकता। सदा देखिए, ये बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि लॉजिकल सी बात हो जाएगी कि मैं लंदन में बैठ के सोचूं कि जी बच्चा बिल्कुल ही जो है, या मैं खुद भी बिल्कुल जो है ना वो देसी बन जाऊँ। आई मीन ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम घर के माहौल को कुछ इस तरह रखें, जैसे अभी आदिल ने भी बात की कि अगर हम बच्चों के साथ भी ऐसा रखें कि ठीक है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अब्रॉड में होते हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं और बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं, और बड़े अच्छे वेल रेज्ड बच्चे हैं। वो उन्हीं पेरेंट्स की वजह से हुआ कि जहाँ पर उन्होंने एक अपने घर का सेटअप शुरू दिन से बनाया। होता क्या है सदरा, जो यूजुअली मैं अब देखती हूँ कि सीधी सी बात है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस लेके हम जा रहे होते हैं ना बाहर, ये भी तो बात है ना, सारे जितने कॉम्प्लेक्सेस हमारे यहाँ से इकट्ठा करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स भी मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम अब्रॉड शिफ्ट होते हैं। उसको अगर नापा जाए तो मुझे लगता है 50 किलो का तो वो लेके जाते हैं हम, बाकी सारी बातें तो साथ, उसमें फिर हम ये बहुत बड़े फ़ख्र भी कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक हमारा इंटरनल डायलॉग हो रहा होता है अपने आप से, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आपका बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है फर। अगर आपका बच्चा कोई गलत बात भी बोल रहा है और अंग्रेज़ी में बोल रहा है, तो मैंने देखा है एट टाइम्स पेरेंट्स को वो इतना बुरा नहीं लगता। सेम वही चीज़ अगर बच्चा उर्दू में कहेगा तो फिर आप देखें कि क्या एब्सोल्युटली राइट। ये एक हमारी एक पूरी, एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिस पे हम बात करेंगे, बट दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच आदिल, एंड थैंक यू सो मच अनम फॉर बीइंग हियर, फॉर कंट्रीब्यूटिंग। कि देखें, हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, एंड आई पर्सनली डोंट वांट टू जज द ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी। वो बहुत मेहनत करते हैं, मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो रियल मसाइल हैं हम उनको उजागर करें। कि दूर बैठ के परेशान होना, इस बात का हमेशा एक खटका लगा रहना कि भाई घर में अगर हालात ख़राब हो गए, किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं पहुंच भी ना पाऊंगा, तो दूर रहने वाले की एक तकलीफ़ ही अलग होती है। लेकिन बहरहाल आई थिंक वन ऑफ द की टेक अवेज इज़ व्हाट आदिल सेड कि आप हमेशा द बेनिफिट ऑफ इमिग्रेशन के साथ साथ इस कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखें। वन शू साइज डज नॉट फिट ऑल, और ये बात अपने हालात और अपने वाक़यात को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। द मोर मेंटली रेडी यू आर, द ईजियर इट विल बी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।